हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ सेपरेशन की कुछ टेक्निक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर में बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर हम पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस की बात करें फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे उस पर से अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमें इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करना है ताकि हमारा 1 मार्क भी ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पुश फोर्स और एक होता है पुल फोर्स। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि ये दो भाई है, राम एंड श्याम। दोनों ही इस सोफे के ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनके फोर्स जो है अलग अलग है। देखिए, राम जो है इस सोफे को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए राम द्वारा लगाया गया फोर्स पुल फोर्स कहलाता है। वही अगर हम शाम की बात करें तो शाम जो है इस सोफे को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये इस सोफे को पुश कर रहा है। इसीलिए शाम द्वारा लगाया गया फोर्स जो है पुश फोर्स कहलाता है। ये पुल कर रहा है इसीलिए पुल फोर्स, ये पुश कर रहा है इसीलिए पुश फोर्स। सो आई होप आपको पुल फोर्स और पुश फोर्स में फर्क समझ में आ गया है। अब फ्रेंड्स, जो ये फोर्स होता है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर में कई तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि इसे एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, आप उसके ऊपर में और ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर से मोशन में है, आप अपोजिट दिशा से इसके ऊपर में फोर्स लगाओगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर मैं अगर से ये ऑब्जेक्ट मोशन में होता, अगर आप इस डायरेक्शन से इसके ऊपर में फोर्स लगाते तो इसकी स्पीड कम हो जाती या फिर ये रुक जाता। साथ ही साथ हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए भी फोर्स लगा सकते हैं। अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसे नापने का, उसे मेजर करने का जो यूनिट है वो है न्यूटन, जिसे हम एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म में एन भी लिख सकते हैं। तो सपोज अगर से आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो मैं किस तरह से लिखूंगा उसे, 40 एन। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि फोर्स को नापने का जो यूनिट है वो है न्यूटन, जिसे हम एन भी लिख सकते हैं। फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक फोर्स ही है। अब ग्रेविटी होती क्या है, अब आप यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, किसी ऑब्जेक्ट को आप इस हाइट से या फिर कुछ हाइट से आप ऐसे फेंकने की कोशिश कीजिए, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो चीज है ये नीचे की तरफ आ रही है, ना कि ऊपर की तरफ जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज नीचे की ही तरफ क्यों आई, ये ऊपर क्यों नहीं गई? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो हमारी अर्थ है ये हर चीज को अपने तरफ में अट्रैक्ट करती है। हर एक चीज दूसरी चीज को अपने तरफ में अट्रैक्ट करती है, जिसे ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। हमारी अर्थ जो है वो हर चीज को अपने तरफ में पुल करती है। और ये जो पुल फोर्स है इसे हम ग्रेविटी पुल या फिर ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी अर्थ जो है अपने तरफ हर दूसरी चीज को ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो हमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। अब आप देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो चीज है आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि ये एक बॉक्स है और आप इसे आगे की तरफ में पुश कर रहे हो, मतलब आपका मोशन जो है ये इधर वाले डायरेक्शन में है, आप इसे इस साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है, आप इसे पुश तो कर रहे हो लेकिन आपको ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, ज्यादा मेहनत यहाँ पर में करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बॉक्स है जिस सरफेस पे रखा गया है ये सरफेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए होता क्या है, आपको ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा होगा, बट ये ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर में देखिए, नहीं और ज्यादा जूम करके देखिए, आपको सरफेस स्मूथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो सरफेस स्मूथ होता नहीं है। कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। वो सरफेस कुछ इस तरह से है, देखने में हमें नहीं दिख रहा, लेकिन असल में ये सरफेस कुछ इस तरह से है। जब आप इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो तो ये जो उबड़ खाबड़ आपको जगह दिख रही है, ये इसकी वजह से ये जो ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स है इसके सरफेस के साथ में फंस जाता है। इसको पार करने के लिए आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही चीज यहाँ पर में हो रही है, जब आप यहाँ पर में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये जो सरफेस है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर से ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब कि ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता, तो आपको बस यहाँ पर में पुश फोर्स लगा के छोड़ देना होता, ये ऑब्जेक्ट अपने आप आगे बढ़ रहा होता।
एक्चुअली होता क्या है, जब आप यहाँ पर में पुश लगा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट आगे तो बढ़ गया, लेकिन फ्रिक्शन इसे रोक देता है। अगर से फ्रिक्शन नहीं होता है, सपोज कि फ्रिक्शन होता ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर से फ्रिक्शन होता ही नहीं तो क्या होता, देखिए इस तरह से होता। आप एक बार किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके छोड़ दीजिए, वो ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ मोशन में ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, तब तक कि जब तक आप इसके ऊपर में कोई एक्स्ट्रा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ना लगा दे। अगर आपने एक बार इसके ऊपर में फोर्स लगा दिया तो ये अपने आप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कि आप इसको रोकने की कोशिश ना करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर मैं फ्रिक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको डीप में समझा दूं, ताकि हमेशा के लिए आपका फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलिए फ्रेंड्स, फ्रिक्शन को और थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पर में एक बुक लीजिए, आप यहाँ पर में देखिए, ये बुक सपोज यहाँ पर में थी पहले, आपने इसको पुश किया, जब आपने पुश किया तो जो ये बुक है ये थोड़े दूर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि ये जो सरफेस है ये आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्मूथ है नहीं, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया, ये बिल्कुल स्मूथ है नहीं। तो ये जो बुक है आपकी थोड़े दूर जाकर रुक जाएगी। अगर से ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता, इस पे जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं होता, तो वही जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, ये बुक इसके तरह बिल्कुल आगे बढ़ते रहती, कभी रुकती नहीं। सो फ्रेंड्स, फ्रिक्शन का काम होता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड करना और उस ऑब्जेक्ट को रोक देना। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि फ्रिक्शन बहुत खराब चीज है, बट ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन की ही वजह से हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है फ्रिक्शन की ही वजह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो कि ये जो रोड है बहुत ज्यादा स्मूथ दिखता है, लेकिन ये स्मूथ है नहीं, फ्रिक्शन है यहाँ पर में, और इसी के फ्रिक्शन की जो इरेगुलरिटीज है उसके अंदर होते हुए ये जो गाड़ी के टायर है आगे बढ़ रहा है। अब फ्रेंड्स, जो फ्रिक्शन है वही इस गाड़ी को रोकने में भी काम आता है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो ब्रेक होता है वो इस टायर के साथ में अटैच हो जाता है, इस टायर के कांटेक्ट में आता है, और दोनों का फ्रिक्शन होके इस टायर को रोक देता है। सो फ्रिक्शन की वजह से हम ब्रेक भी लगा पाते हैं, क्योंकि टायर और जो ब्रेक है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है और टायर जो है वो रुक जाता है और हमारी गाड़ी भी रुक जाती है। जब हम चल रहे हैं तो आप यहाँ पर में देखिए, फ्रिक्शन की ही वजह से चल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप हो जाते, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। सो फ्रिक्शन की ही वजह से हम चल रहे हैं। हम जो पेन से लिखते हैं फ्रेंड्स वॉट पेपर के ऊपर में, वो भी फ्रिक्शन की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि पेन की जो टिप है और पेपर है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, और उसी की वजह से हम किसी भी चीज को पेपर पर लिख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ गया होगा कि फ्रिक्शन खराब चीज नहीं है, कई जगहों पर फ्रिक्शन के बहुत सारे इस्तेमाल भी है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों से सीटीटी नवंबर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज, व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट फ्रिक्शन, अ टीचर गेव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ एज कोटेड बाय टीचर आर गिवन बिलो। मतलब कुछ एक टीचर है, फ्रिक्शन को डिस्कस करते समय उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर में नीचे में मेंशन किए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल यहाँ पर में फ्रिक्शन से रिलेटेड है। वी आर एबल टू राइट डाउन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि जो पेन की टिप है और जो पेपर है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उसी वजह से हम लिख पाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर में देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एलिमिनेट हो गया। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि हम चल पा रहे हैं, वो भी फ्रिक्शन की ही वजह से है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप हो जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 2 नहीं है। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड कम्स बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए ये ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पहले हम फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें कह रहा है, वी आर एबल टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि हम हमारी गाड़ी को इसीलिए रोक पाते हैं क्योंकि ब्रेक और टायर जो है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और हमारी गाड़ी रुक जाती है। सो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर में सही है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में पॉइंट नंबर 3 क्यों सही नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर जो 3 है वो ग्रेविटी का कंसेप्ट है। जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो जो अर्थ है अपने तरफ में इस बॉल को वापस खींच लेती है, बॉल जो है नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जो अर्थ है वो इस बॉल को ग्रेविटी की वजह से अपने तरफ में पुल करती है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 ही यहाँ पर में सही है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैग्नेट भी एक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट। मैग्नेट जो फोर्स अप्लाइड करता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब देखिए मैग्नेट किस तरह से काम करता है। जब भी आप मैग्नेट के पास किसी लोहे की चीज को, किसी मैग्नेटिक चीज को लेके आते हो, तो ये मैग्नेट अपने तरफ उस चीज को इस तरह से अप्लाई अपने तरफ में पुल करता है, जैसे कि आप ये इस जीआईएफ फाइल में देख भी पा रहे होगे कि किस तरह से ये मैग्नेट जो है इस चीज को अपने तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप हम सभी ने मैग्नेट कभी ना कभी तो देखा हुआ ही है। अब हम मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, दो साइड्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ओके, आपको ध्यान में रखना है कि हर मैग्नेट में दो पोल होते ही है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आप मैग्नेट को कितना भी छोटा कर लीजिए, अगर आप मैग्नेट को यहाँ से काट भी दोगे तो फिर भी यहाँ पर में नॉर्थ पोल और यहाँ पर में साउथ पोल आ जाएगा। अगर आप फिर से इसे काट दोगे तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ आ जाएगा। मतलब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। कोई अगर चीज मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, तो उसमें दो पोल तो होंगे ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब कि जो अपोजिट फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पर में देखिए, अगर साउथ पोल यहाँ है और नॉर्थ पोल यहाँ है तो ये एक दूसरे को अपने तरफ में अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर आप इसे घुमा के इस तरह से रख दे कि साउथ पोल के सामने साउथ पोल ही आ जाए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेट में अपोजिट जो पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की ही तरह है। हम हमारी अर्थ को एक बड़े से मैग्नेट की तरह देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर मैं एक इमेज में दिखाने की भी कोशिश की है। हमारी जो अर्थ है एक बड़े से मैग्नेट की तरह है। इस पर भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जो कि हाईली मैग्नेटिक है। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही कम है। इवन हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसका मैग्नेटिक फोर्स हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स कितना कम है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो हम कंपास यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए, उसमें एक मैग्नेट लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। जो रेड कलर की जो टिप होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ में, नॉर्थ दिशा की तरफ में पॉइंट कर रही होती है। तो जब भी आप इस तरह से कंपास का यूज करें, तो जहां भी आपको ये रेड टिप दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वो दिशा कौन सी है, वो नॉर्थ दिशा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो है वो नेचर में नेचुरली पाया जाता है। जितने भी नेचुरल मैग्नेट नेचर में पाए जाते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में आप रख दीजिए, वो लोहे की चीज को अपने तरफ में अट्रैक्ट करेंगे ही, और अपना मैग्नेटिक पावर ये कभी नहीं खोते। ओके, ये परमानेंट है क्योंकि इनका मैग्नेटिक पावर कभी नहीं जाता। वही कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं, हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्पररी भी हो सकते हैं। ओके, इसका इसके पीछे पे बहुत लंबा लॉजिक है फ्रेंड्स, जो हमारे सिलेबस के लिए अभी फिलहाल में इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप आगे में फर्दर जो कोर्सेज है उसके लिए पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्पेशली जब हम पेपर 2 के लिए पढ़ाई करते हैं तो तब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो टेम्पररी और परमानेंट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है वो टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, बट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत सारी जो मशीन्स है, बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसमें आर्टिफिशियल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये देखते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है और प्लास्टिक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक जो है वो इजीली मोल्डेबल होते हैं। मतलब आप उन्हें किसी भी शेप में बना सकते हो। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर में जो चेयर्स होती है, ठीक है, आप के पास में जो पेन होते हैं, या फिर आपने आपके घर में बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें दिखी होंगी, वो इजीली मोल्डेबल होते हैं। मतलब हम उन्हें किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर में एग्जाम्पल देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, प्लास्टिक के अलग अलग शेप में हमने अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं। उसके बाद में प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब कि अगर सपोज कोई प्लास्टिक है तो हम उसे पिघला के वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं,
उसको कलर कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, उसकी शीट बना सकते हैं, उसके वायर बना सकते हैं। बहुत सारे यूजेस है प्लास्टिक के, ठीक है। और इसीलिए आजकल जो प्लास्टिक है वो हमें हर साइज और शेप में मिल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के इतने सारे एग्जांपल, इतने सारे यूजेस है और वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि प्लास्टिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फाइबर्स की तरह ही प्लास्टिक्स के भी दो टाइप होते हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनके कौन से एग्जाम्पल है और इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। अब देखिए, कुछ जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इजीली डिफॉर्मेबल होते हैं, मतलब अगर आप उन्हें हीट करोगे तो वो इजीली बेंट हो जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जो भी प्लास्टिक है उन्हें आप रीशेप कर सकते हो, मतलब कि कोई प्लास्टिक है, आपने उसे गर्म किया और उसे थोड़ा सा बेंट कर दिया, तो ठंडा होने के बाद में वो जो बेंट आपने शेप दिया है उसी शेप में वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं हम उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जिन्हें हम गर्म करके, ठीक है, हीट करके उन्हें बेंड कर सकते हैं या उनको रीशेप कर सकते हैं, उनको नया आकार दे सकते हैं, ठीक है। इजी शब्दों में कहूँ तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिन्हें हम गर्म करके नया आकार दे सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, ठीक है। ये सभी के सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर में होता है, जो आपकी कॉम्ब होती है, जो आपकी कंघी होती है जिससे आप बाल बनाते हो, वो थर्मोप्लास्टिक से मिलके बने होते हैं। उसके बाद में टॉयज, बकेट, मग्स, ये सभी के सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। और मैंने आपको क्या बताया कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिन्हें गर्म करके हम डिफॉर्म कर सकते हैं, एक अलग आकार दे सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं। अब देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ठीक है। हमने देखा कि थर्मो प्लास्टिक के अंदर में हम प्लास्टिक को हीट करके एक नया आकार दे सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम उसे हीट करके एक नया आकार नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो स्विचेस होते हैं आपने देखा होगा, ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं, लेकिन आप इसे गर्म करो, ठीक है, आप देखो ये पिघलते नहीं है या पिघल के इन्हें हम नया आकार नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट जो है वो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, उन्हें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। और जो मेलामाइन है ये फायर प्रूफ होते हैं, फायर रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें आग नहीं लगती, इसीलिए हम उन्हें यूटेंसिल्स बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर मतलब जो किचन में हम पहनते हैं वैसे कपड़े बनाने में, इस इसमें हम मेलामाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेकालाइट का इस्तेमाल हम हमारे घर के स्विचेस और स्विच बोर्ड बनाने में करते हैं, और मेलामाइन का इस्तेमाल हम फायर प्रूफ जो भी चीज़ें उन्हें बनाने में करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को हम हीट करके नया शेप दे सकते हैं, नया आकार दे सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम नया आकार नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा कि दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए, प्लास्टिक जो होता है उसे हम हीट करके रीमोल्ड कर सकते हैं, कितने भी बार आप सैकड़ों बार कीजिए, हजार बार कीजिए, ठीक है, आप उसे नया आकार दे सकते हो। मतलब देखिए, ये जो बकेट है या फिर जो ये टब है, इसे आप हीट करके एक नया आकार दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, आप उन्हें हीट तो कर सकते हो, गर्म कर सकते हो, लेकिन आप उसे मोल्ड नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर आपने आकार दे दिया तो आप दूसरा आकार नहीं दे सकते, ठीक है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक है ये रिसाइकलेबल है, मतलब आप इन्हें रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये रिसाइकलेबल जनरली नहीं होते, मतलब आप जनरली उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमें फ्रेंड्स ग्लास के बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ पर मैं बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ग्लास बनता कैसे है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एक फर्नेस लेते हैं, ओके, एक फर्नेस लेते हैं। फर्नेस मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसके नीचे से हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसमें जगह होती है जहां पर में हम सारे रॉ मटेरियल को डाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग सैंड, ठीक है, सैंड को, रेत को इसमें डाल देंगे, सोडियम कार्बोनेट को इसमें डाल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया और इसे पिघलने देंगे, बहुत हद तक हम इसे पिघलने देंगे, बहुत गर्म करेंगे।
जब ये ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये ग्लास बन जाएगा। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि ग्लास बनता कैसे है। ग्लास बनाने के लिए हमें चाहिए फ्यूजिंग सैंड, मतलब कि रेत चाहिए, हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। जब हम इन तीनों को बहुत गर्म करेंगे, पिघला देंगे, मिला देंगे, तब ये ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जानते हो फ्रेंड्स कि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और ये इजीली ब्रेक हो सकता है। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि ग्लास बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आगे में हमें कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ना है। सेपरेशन टेक्निक्स में हम मेनली इन तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड कंपोनेंट। ओके, सॉलिड कंपोनेंट्स में से किस तरह से हम सॉलिड कंपोनेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड कंपोनेंट्स, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड कंपोनेंट। ओके, सो सॉलिड में से सॉलिड को किस तरह से निकाला जा सकता है, सॉलिड में से लिक्विड को किस तरह से निकाला जा सकता है, और लिक्विड में से लिक्विड को किस तरह से निकाला जाता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर में जो सब टाइप है उन्हें भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते चलेंगे। सेपरेशन टेक्निक्स में हमें सबसे पहले फोकस करना है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड कंपोनेंट्स, मतलब कि ठोस चीज में से ठोस चीज को किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहला सेपरेशन की जो टेक्निक है हमारी, वो है मैनुअल सेपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पर में इस पर्सन को देख रहे होगे कि ये किस तरह से हैंड पिक करके जो खराब चीज़ है, जो वेस्ट है, उसे बाहर निकाल रहा है। तो ये मैनुअल सेपरेशन के अंदर में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है उस चीज़ को हम हाथ से बाहर निकाल देते हैं। अब दूसरी जो हमारी सेपरेशन की टेक्निक है फ्रेंड्स, वो है थ्रेशिंग। अब देखिए थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है। अब आप यहाँ पर में देखिए, हमारे खेत में जो भी चीज़ें लगती है खाने के लिए, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेहूँ लोगे, गेहूँ के खेत में जब गेहूँ उगता है तो उसके साथ में बहुत सारा स्टाक और हस्क हस्क भी आता है, उसके साथ में बहुत सारी उसकी जड़ें होती है, और उसके ऊपर में जो कवच लगा होता है वो भी होता है। लेकिन हमें तो गेहूँ चाहिए, तो उस चीज को, जो गेहूं है, उसे बाकी की जो भी चीजें हैं उससे अलग करने की जो प्रोसेस है उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से थ्रेश करके हम जो भी हमारी एडिबल चीज है जिसे हम खाते हैं उस पार्ट को बाकी के पार्ट से अलग करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि इस तरह से हाथ से ही थ्रेशिंग की जाती थी, लेकिन आजकल मशीन आ गई है, थ्रेशिंग मशीन। ये तो बहुत बेसिक है, इससे भी ज़्यादा एडवांस मशीन जो है वो आ गई है थ्रेशिंग के लिए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है विनोइंग। अब आपने कई बार इस तरह का नज़ारा देखा होगा कि जहाँ पर में हमारे घर में जो महिलाएं होती है वो इस सूप में चीज़ों को रख देती है और इस तरह से सूप में से नीचे गिराती है, ताकि हवा जो है वो हल्की चीज़ों को अपने साथ में उड़ा के लेके जाए और जो भारी चीज़ है वो यहाँ पर में रह जाए। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हल्का कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। सो ये जनरली हम थ्रेशिंग के बात करते हैं, जिसमें से जो भी हमारे पास में शैप बचा हुआ होता है या हस्क बचा हुआ होता है वो यहाँ पर में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन देखिए, आप इस तरह से आपने कई बार जाली देखी होंगी, जहाँ पर में हम क्या करते हैं, जो पतली चीज़ होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो नीचे में गिर जाती है, और जो बड़ी चीज़ है वो ऊपर रह जाती है। जनरली जब हमारे घर के आसपास में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है तो आपने देखा होगा कि हम कंक्रीट को और सैंड को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे इसके ऊपर में हम रेत को डालते हैं, रेत पतली होती है जो इसके बाहर निकल जाती है, और जो पत्थर होते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। इस तरह से हमें प्योर जो सैंड है वो मिल जाती है। सॉलिड सेपरेशन की एक और टेक्निक भी है फ्रेंड, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख पा रहे हो कि ये जो है, इसके अंदर में बहुत सारा कचरा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो फेडर है इसमें बहुत सारा कचरा है। ओके, इसमें मेटेलिक चीज़ें भी है और नॉन मेटेलिक चीज़ें भी है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से एक पैडल के ऊपर में यहाँ से हम सारे मटेरियल को पास कराते हैं, और ऊपर में हम इस तरह से मैग्नेट लगा देते हैं। तो जो भी मैग्नेटिक चीज़ें होती है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ये सारी चीज़ें जो है ये मैग्नेट अपने तरफ में अट्रैक्ट कर लेता है, और हमें जो भी प्योरेस्ट चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पर में मिल जाती है। वैसे ही एक और तरीके से भी हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मशीन को अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर में आ रहा है, और देखिए यहाँ पर में हमने मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पर में नॉन मैग्नेट है। मैग्नेट जो है जितनी भी मैग्नेटिक चीज़ें होगी उनको अपने तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा, और आपको प्योर चीज़ यहाँ पर में मिल जाएगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ गया होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन किस तरह से काम करता है। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें ये कंसेप्ट कितना अच्छे से समझा है।
क्वेश्चन है हाउ द ग्रेन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्क एंड हस्क। और मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि स्टार्क और हस्क में से हम जो ग्रेन है, जो एडिबल ग्रेन होता है जिसे हम खा सके, उसे अलग करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है थ्रेशिंग। ओके, तो थ्रेशिंग हाथ से भी की जा सकती है और मशीन से भी की जा सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स में इन डीप आप लोगों को सारी चीज़ें बताई गई है, आपको पॉइंट वाइज दिया गया है। हो सकता है कि नोट्स में से ही किसी पॉइंट के ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लाइन बाय लाइन उसी तरह का कुछ होगा और आपको उसमें वहाँ आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। सो प्लीज़ आप वीडियो तो देखिए ही, साथ ही साथ आप नोट्स को भी पढ़िए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे सीटीटी जनवरी 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज अ फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ। ठीक है, अब देखिए ये शेफ हो या हस्क हो एक ही बात है। दिस कैन बी अचीव बाय द प्रोसेस कॉल्ड। कौन सी प्रोसेस से इसे अचीव किया जा सकता है? मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेन्स को बाकी का जो भी कचरा है उससे अलग करने की जो प्रोसेस है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है फ्रेंड वो है सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, सॉलिड और लिक्विड को एक दूसरे से अलग करने की प्रोसेसेस अब हमें पढ़नी है। सबसे जो पहली प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन। अब देखिए सेडिमेंटेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पर मैं आप देखिए ये वाटर है, वाटर के अंदर में सस्पेंडेड पार्टिकल है, मतलब ये घुले हुए पूरा सब कुछ इसके अंदर में मिक्स है। आप क्या कीजिए, थोड़े देर इस पानी को ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, थोड़ा समय जाने दीजिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, पानी में जितना भी कचरा था वो इस तरह से नीचे में बैठ गया है और जो प्योर पानी है वो ऊपर में आपको इस तरह से दिखाई देगा। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसमें हम जो भी चीज़ होती है उसे थोड़े समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो भारी चीज़ है वो इस तरह से नीचे में बैठ जाए। इससे आप पानी को और जो कचरा है उसे अलग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक सवाल उठता है कि ये जो कचरा है नीचे में क्यों बैठ गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ग्रेविटी है हर चीज़ को अपने तरफ में खींचती है। तो जितने भी यहाँ पर में सस्पेंडेड पार्टिकल थे वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर में नीचे में जमा हो जाते हैं। लिक्विड और सॉलिड को अलग करने की जो टेक्निक्स है उसमें हमें नेक्स्ट देखना है डिकेंटेशन। देखिए फ्रेंड्स, डिकेंटेशन भी बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब आप देखिए क्या करते हो कि यहाँ पर में आप देखिए ये लिक्विड है और इसके अंदर में कुछ अनडिजॉल्व सॉलिड है। ओके, तो आप क्या कीजिए, सॉलिड को नीचे में डिपॉजिट होने दीजिए। जैसे ही ये यहाँ पर में सेडिमेंटेशन इसका हो जाता है तो आप क्या कीजिए, ऊपर का जो पानी है उसे अलग बीकर में निकाल लीजिए। सो यहाँ पर में क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर में जो अनडिजॉल्व सॉलिड है वो यहाँ पर में बच जाएगा और जितना भी लिक्विड है वो इस वाले आपके बीकर में आ जाएगा। सो सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं कि पानी को दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं, या जो लिक्विड है उसे दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं और जो सॉलिड है उसे हम पहले वाले बीकर में ही रहने देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। सो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्रेंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बहुत ही ईजी है, कई बार आपने देखा होगा। अब आप यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में जो पानी है इसके अंदर में सैंड मिली हुई है। अब आप चाहते हो कि पानी अलग हो जाए और सैंड अलग हो जाए, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से फिल्टर पेपर यहाँ पर में लगा दीजिए। यहाँ पर में आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। या फिर आप यहाँ पर में नेट भी लगा सकते हो, एक जाली लगा सकते हो, एक पतली सी जाली जिसमें से सैंड की जो पार्टिकल्स है वो अंदर ना जा पाए। तो यहाँ पर में आप फिल्टर पेपर लगा सकते हो या फिर एक नेट लगा सकते हो, जाली लगा सकते हो, मेम्ब्रेन लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। आप इसके ऊपर में ये जो मिक्स पानी है, मिक्सचर वाला पानी है जिसमें वाटर और सैंड दोनों है, उसे यहाँ पर में डाल दीजिए। तो आप ऑब्जर्व करोगे फ्रेंड्स कि जो पानी पानी है वो यहाँ पर में गिर गया है और जो सैंड है वो ऊपर में रह गई है। तो इस तरह से आप मिक्सचर को, लिक्विड और जो सॉलिड मिक्सचर है उसे अलग कर सकते हो। इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है फ्रेंड्स वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर में अज्यूम कीजिए कि वाटर और सॉल्ट का यहाँ पर में सॉल्यूशन है और आप चाहते हो कि वाटर और सॉल्ट अलग अलग हो जाए। ओके, सो आप क्या कीजिए, जो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है इस तरह से आप एक बर्तन में यहाँ पर में ले लीजिए। आप गैस को यहाँ पर में स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप गैस स्टार्ट करोगे तो पानी जो है वो गर्म होने लगेगा। गर्म होके एक समय ऐसा आएगा जब पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। थोड़े समय तक आप ऐसे ही रहने दोगे तो पूरा पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा और सिर्फ यहाँ पर में आपको नमक के जो पार्टिकल्स है वो मिल जाएंगे।
फ्रेंड्स, जो असली में नमक बनाया जाता है वो भी समुद्र के पानी को इसी तरह से इवेपोरेट करके बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि समुद्र का जो पानी होता है, जो सी वाटर होता है, ओशन का जो वाटर होता है, उसके अंदर में बहुत सारा नमक है, वो सलाइन वाटर है। तो हम क्या करते हैं, उस पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और बीच में वो पीछे में नमक को छोड़ देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज गांधी जी प्रिपेयर्ड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इन दांडी बाय प्रोसेस। आप जानते हो कि दांडी मार्च में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करते हुए खुद नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा था। ओके, सो दांडी में गांधी जी ने किस तरह से सॉल्ट बनाया था। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हम सॉल्ट बनाते हैं। पानी को लेते हैं और उसे इस तरह से छोड़ देते हैं। सूरज की गर्मी की वजह से पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और पीछे में हमें सॉल्ट बचा हुआ मिल जाता है। तो गांधी जी ने भी इसी तरह से सॉल्ट बनाया था। गांधी जी ने यहाँ से पानी लिया, उसे इवेपोरेट किया और यहाँ पर में उन्हें नमक मिल गया। सो गांधी जी ने इवेपोरेशन टेक्निक के जरिए यहाँ पर नमक को बनाया था। नेक्स्ट जो टेक्निक है फ्रेंड वो है कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम जो भी मिक्सचर है उसे बहुत ही जोर से रोटेट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भी पार्टिकल्स है, जो भी हैवी पार्टिकल्स होता है, वो नीचे में जाके सेटल डाउन हो जाता है। अब आप यहाँ पर में एक GIF फाइल के जरिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में ये मिक्सचर है, ठीक है, इसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। इसे हम बहुत जोर से घुमाते हैं, गोल गोल जब हम घुमाते हैं तो जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है वो आप यहाँ पर में देख पाओगे कि किस तरह से नीचे में जाके सस्पेंड हो जाता है। देखिए आपको यहाँ पर में दिखाई दिया होगा फ्रेंड्स कि किस तरह से जो सॉलिड पार्टिकल थे वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए थे। यहाँ पर में आप फिर से देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप देखिए, अभी आपको दिखेगा कि नीचे साइड में जो है वो सॉलिड पार्टिकल नीचे साइड में आ गया है और जो वाटर था वो ऊपर में आ गया है। तो इस तरह से हम लिक्विड और सॉलिड को सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक के जरिए भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है फ्रेंड वो है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। हम किस तरह से लिक्विड में से लिक्विड को अलग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमें टेक्निक पढ़नी है वो है सेपरेशन कोन वाली टेक्निक। सेपरेशन कोन वाली टेक्निक का एक रेस्ट्रिक्शन है, एक यहाँ पर में उसकी बाउंड्री है कि ये सिर्फ इमिसिबल लिक्विड को लिक्विड से अलग कर सकती है। इमिसिबल मतलब कि ऐसे लिक्विड जो मिक्स ना हुए हो। फॉर एग्जांपल वाटर और ऑयल, आप जानते हो कि वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, सो वाटर और ऑयल इमिसिबल है और हम इन्हें अलग कर सकते हैं सेपरेशन कोन का इस्तेमाल करके। अब देखिए हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक कोन है, यहाँ पर में आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर में एक टैप है। हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे से इस टैप को खोल देंगे। सो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो वाटर है ये पूरा बाहर आ जाएगा। जैसे ही वाटर पूरा बाहर आ जाएगा और ये जो ऑयल का लेवल है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, हम इस टैप को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो वाटर है पूरा बाहर निकल गया और ये जो ऑयल है ये इसके अंदर रह गया है। तो इस तरह से ऑयल और वाटर को हमने अलग कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ गया होगा कि किस तरह से हम सेपरेशन कोन का इस्तेमाल करके लिक्विड से लिक्विड को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें फ्रेंड्स वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसी के वजह से जो है हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, आप यहाँ पर में देखिए ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल मतलब जो कि तेल के कुओं में से निकाला गया है। इसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन भी होता है और भी बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसके अंदर में होते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसे एक फर्नेस में डाल देते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पर मैं आप देख पा रहे होगे कि इस तरह से हम इसमें इसे फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस में ये गर्म होता है, भाप बन जाता है। जब ये बाहर निकलता है फ्रेंड्स तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर में अलग अलग चेंबर बने हुए होते हैं और अलग अलग चेंबर में ये जो भी कंपोनेंट इस क्रूड ऑयल के अंदर में है वो अलग अलग कंपोनेंट में जाकर गिर जाते हैं। जैसे कि देखिए सबसे ऊपर में जो है वो पेट्रोलियम गैस जाकर जमा हो जाती है, उसके नीचे में गैसोलीन मतलब पेट्रोल जमा हो जाता है, फिर उसके बाद में नेफ्था और लिग्रोइन जो है वो उसके नीचे वाली स्टेट में जमा हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में केरोसिन जो है इसके नीचे में जमा हो जाता है, फिर डीजल जमा होता है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल। इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर में अलग अलग चेंबर्स में अलग अलग चीज़ें जमा हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से हमने क्रूड ऑयल में से सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया है। और जिस प्रोसेस से हम इस क्रूड ऑयल को अलग करते हैं उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस तरह से हम क्रूड ऑयल को अलग अलग जो कंपोनेंट है इसमें अलग करते हैं।
अब एक कंसेप्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि अगर इसके ऊपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको जम जाए। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि क्रूड पेट्रोलियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड पेट्रोलियम को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये प्रोसेस के जरिए अलग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप एडुटैप से पूछ सकते हो। एडुटैप की टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी है।